अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे और मेरा दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली। मैं हूं तारिक महमूद। मैं मोहम्मद यासिर। मैं मुंबई। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है व्हाट इज रॉ डूइंग इन पाकिस्तान। तो बड़ी रिकमेंडेड वीडियो देखते हैं वीडियो और अपना रिव्यू करते हैं। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर विजिट करें। कौन करते हैं वीडियो वाली वीडियो स्टार्ट। अजीब सी बात है कि पाकिस्तान में कुछ अननोन लोग जो हैं वो बड़े ही महत्वपूर्ण लोगों को मार रहे हैं और ये लोग दिन पर दिन मरते जा रहे हैं। लश्कर जब्बार का जो चीफ़ दाऊद मलिक था, अभी हाल ही में पहले वो मारा गया। इसके बाद हिजबुल मुजाहिदीन का सबसे महत्वपूर्ण आदमी ज़ियाउर रहमान चंद दिन पहले ही मारा गया। उसी से 2-4 दिन पहले की बात है कि हाफिज़ सईद का बेटा कमालुद्दीन सईद मारा गया। और कमालुद्दीन सईद के मरने से चंद दिन पहले की बात है कि कैसर फ़ारूक, जो कि हाफिज़ सईद का एक राइट हैंड मैन माना जाता था, वो भी मारा गया। पाकिस्तान में ऐसी परिस्थितियां क्या हो गई कि अननोन लोग घूम रहे हैं और अननोन लोग ऐसे बड़े महत्वपूर्ण लोगों को मार रहे हैं। आपको 2-3 चीज़ें समझनी है। पाकिस्तान भारत का एक एनिमी बहुत समय से रहा है। इनफैक्ट ये कहना गलत नहीं होगा कि जब से दोनों देश आज़ाद हुए और जब से बंटवारा हुआ, तब से पाकिस्तान हमारे को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। कई मिसकंसेप्शंस हैं इस पूरे प्रोसेस में, लेकिन अगर ब्रॉड पैटर्न देखा जाए तो पाकिस्तान ने ये हरकतें भारत के ऊपर 3 बार करी हैं। 1950 के दशक में पाकिस्तान ने सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट को टारगेट करने की कोशिश करी और नॉर्थ ईस्ट को टारगेट करने के लिए उसने ईस्ट पाकिस्तान को अपना बेस बनाया था। ईस्ट पाकिस्तान में रहकर ISI ऑफ पाकिस्तान ने, CIA ऑफ अमेरिका ने, इन सभी लोगों ने मिलकर ईस्ट पाकिस्तान एज अ बेस को यूज़ करके पूरे नॉर्थ ईस्ट में ऑपरेशंस रन करे थे। वो चाहे मिज़ोरम में हों, वो चाहे नागालैंड में हों, वो चाहे असम में हों। और इसी रीज़न से उस समय की जो इंटेलिजेंस ब्यूरो थी, जिसका चीफ BN मलिक था, और लेटर ऑन रमेश्वर नाथ काउ, जिसने रिसर्च एंड एनालिसिस विंग RNAW को हेड करा, इन सभी लोगों ने एक चीज़ को समझने की कोशिश ये करी कि भाई पाकिस्तान अगर ईस्ट पाकिस्तान की टेरिटरी को बेस बनाकर अगर वो नॉर्थ ईस्ट को डिस्टेबलाइज कर रहा है तो उस चीज़ को टैकल कैसे किया जाए। एक तो हमारा प्रॉब्लम ये था, लेकिन दूसरी सबसे बड़ी बात ये थी कि कश्मीर में पाकिस्तान की तरफ से जो जिहाद था वो पहले दिन से जारी था। ये एक अगेन दूसरी बात मैं कहूँगा कि मिसकंसेप्शन था कि भाई कश्मीर में जिहाद 1990 के दशक में आया। मैं एक सेपरेट वीडियो बना के आपको उसमें पूरा एक्सप्लेन करूँगा कि कश्मीर का जिहाद कोई 1990 से नहीं बल्कि 1950 से ही चालू हो गया था। कई ऐसे संगठन थे जो ISI ने उस समय बनाए थे, जिनके बारे में भारत की जनता को शायद पता नहीं है, लेकिन ये बात उस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और इन्होंने वो जिहाद का पूरा कैंपेन उस समय इन संगठनों से चलाया और इवेंचुअली फिर 1990 के दशक में कश्मीर में एक पूरी इंडस्ट्री बनाकर टेररिज्म की उन्होंने कश्मीर में जिहाद फैलाया और फिर आज की डेट में वो सोशल मीडिया का प्रयोग करके उसी जिहाद को आगे बढ़ाते हैं। तीसरी सबसे बड़ी समस्या जो पाकिस्तान की तरफ से भारत को देखने को मिली अपनी आंतरिक सुरक्षा को लेके, वो थी पंजाब के केस में। 1980 के दशक में पंजाब में उन्होंने पूरा एक कैंपेन चलाकर खालिस्तानी आतंकवादियों को वेपन्स दिए, उनको साथ ही में पैसा प्रोवाइड किया और इन सारी चीज़ों के तहत उन्होंने खालिस्तान टेररिज्म को भी बहुत ज़्यादा अग्रेसिव तरीके से प्रमोट किया था। तो जब भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज जो थी, इन्होंने इन चीज़ों को समझने की कोशिश करी कि पाकिस्तान किस तरीके से भारत को तोड़ना चाह रहा है, तो उन्होंने ये देखा कि नंबर 1, भारत को तोड़ने के लिए जो पाकिस्तान है उसने विभिन्न प्रकार की स्ट्रेटजीज़ का प्रयोग किया है। 1950 में, जैसा कि मैंने आपको बताया, उस दशक में पाकिस्तान ने नॉर्थ ईस्ट को टारगेट करने के लिए पूरा का पूरा ईस्ट पाकिस्तान एक बेस बना रखा था। इसको टैकल करने के लिए इंटेलिजेंस ब्यूरो ने पहले और उसके बाद रिसर्च एंड एनालिसिस विंग ने एक बड़ी सरल सी तकनीक अपनाई। उन्होंने ये जब ऑब्जर्व किया कि भाई ईस्ट पाकिस्तान की टेरिटरी भारत को तोड़ने के लिए प्रयोग की जा रही है, तो इस केस में ईस्ट पाकिस्तान का रिलेशन वेस्ट पाकिस्तान से उस समय तोड़ना आवश्यक होगा और इसी रीज़न से मुक्ति वाहिनी को सपोर्ट किया गया और इवेंचुअली ईस्ट पाकिस्तान को तोड़ के वहाँ पर बांग्लादेश बनाया गया। अगेन मैं एक चीज़ आपके साथ ये बताना चाहूँगा कि एक जनरल सा मिसकंसेप्शन मार्केट में लोगों के मन में अक्सर भरा रहता है कि ईस्ट पाकिस्तान का तोड़ना और मुक्ति वाहिनी का बनना और उसके बाद बांग्लादेशियों को सपोर्ट करना इसलिए था क्योंकि भारत हमेशा से बांग्लादेशियों का सपोर्ट करना चाहता था। देखिए, ईमानदारी से अगर मैं आपको बताऊं तो हमारे को कोई बांग्ला मुसलमानों से कोई बहुत ज़्यादा दिल से लगाव नहीं है और ना ही हमें कोई उनसे प्यार है।
हमने उस टेरिटरी को तोड़ने का सबसे महत्वपूर्ण काम इस कारण से किया क्योंकि वो टेरिटरी का दुरुपयोग हो रहा था, भारत के पूरे नॉर्थ ईस्ट को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन क्या ईस्ट पाकिस्तान को तोड़ के बांग्लादेश बनाने के बाद नॉर्थ ईस्ट में डिस्टेबलाइजेशन ख़त्म हुआ? इसके ऊपर अगर हम चर्चा करें तो एक लाइन में पूरे डिबेट को कट शॉर्ट करते हुए अगर मैं आपको बताऊं तो ये कहना गलत नहीं होगा कि बांग्लादेश बनने के बाद पाकिस्तान की गतिविधियों पे रोक लगी, लेकिन चीज़ें ख़त्म पूरी तरह से नहीं हुई क्योंकि जब बांग्लादेश बन गया, बांग्लादेश के बाद ISI ऑफ पाकिस्तान ने उस समय चाइना की मदद लेके उसकी मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी के साथ अपना पूरा का पूरा सेटअप उठाकर जो है उन्होंने म्यांमार में लगा लिया। फिर हमने ग्रेजुअली म्यांमार के साथ कुछ कूटनीतिक लेवल पे रिश्ते ऐसे करे कि उन रिश्तों के बाद हमने म्यांमार के साथ एक सिक्योरिटी रिलेशनशिप ऐसा इवॉल्व कर लिया कि जिस सिक्योरिटी रिलेशनशिप के कारण हमने ISI की गतिविधियों को म्यांमार में भी बहुत हद तक रोकने की कोशिश करी। और आज उसी चीज़ों का परिणाम हमारे सामने ये है कि बहुत हद तक नॉर्थ ईस्ट स्टेबलाइज हो चुका है। छोटी मोटी समस्याएं अक्सर आती रहती हैं, लेकिन इस केस में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग और इंटेलिजेंस ब्यूरो, ये दो संस्थाओं ने बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले किया है नॉर्थ ईस्ट को स्टेबलाइज करने में। अब अगर हम बात करें विद रिस्पेक्ट टू पंजाब, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पंजाब में ISI ऑफ पाकिस्तान ने खालिस्तान के आतंकवादियों को 1980 के दशक में भरपूर मात्रा से सपोर्ट किया। पाकिस्तान उनको ट्रेनिंग देता था, आर्म्स एंड एमुनिशन देता था। इस केस में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग ने एक चीज़ को समझा। उन्होंने ये देखा कि देखिए पंजाब की जो प्रॉब्लम है उसमें ISI अपना पैसा लगा रहा है और इंटेलिजेंस की फ्रेटर्निटी में, इंटेलिजेंस की वर्ल्ड में हर चीज़ को टैकल करना कोई मारकाट से या तोड़फोड़ से नहीं होता है। अब अगर हमने ईस्ट पाकिस्तान को तोड़ा और वहाँ पर बांग्लादेश बनाया, इस कारण से बनाया कि भाई चलिए आपका नॉर्थ ईस्ट का डिस्टेबलाइजेशन का कैंपेन ख़त्म हो जाएगा, ये चीज़ अब हम दोबारा से जाकर पाकिस्तान के अंदर वेस्ट पाकिस्तान में नहीं कर सकते थे उसके पंजाब के कैंपेन को रोकने के लिए। तो पंजाब के लिए जाहिर सी बात है कि स्ट्रैटेजी अलग चाहिए थी। तो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग ने उस समय RNAW ने बहुत गहरी रिसर्च करी और उन्होंने ये चीज़ को समझा कि देखिए अगर पंजाब में ISI पैसा लगा रहा है, टेररिज्म कर रहा है, तो ये टेररिज्म को रोकने का एक ही तरीका है कि ISI के मन में एक ऐसा थॉट भरा जाए कि जितना पैसा आप पंजाब में लगा रहे हैं और जो हरकतें आप पंजाब में करवा रहे हैं इन खालिस्तानी आतंकवादियों के थ्रू, ये आपके लिए खुद महंगी पड़ेंगी। इसी रीज़न से 1980 के दशक में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग में दो बड़ी महत्वपूर्ण टीमें बनी थी, जिसमें से एक टीम का नाम था काउंटर इंसर्जेंसी टीम X और दूसरे टीम का नाम था काउंटर इंसर्जेंसी टीम J। तो ये जो काउंटर इंसर्जेंसी टीम X और काउंटर इंसर्जेंसी टीम J थे, इन दोनों ने बड़े महत्वपूर्ण तरीके से एक कॉस्ट एस्केलेशन मैट्रिक्स के ऊपर काम करना शुरू किया। इंटेलिजेंस एजेंसीज में कॉस्ट एस्केलेशन मैट्रिक्स जो है, इस कॉस्ट एस्केलेशन मैट्रिक्स के ऊपर बहुत गहरी सोच की जाती है। और कॉस्ट एस्केलेशन मैट्रिक्स में जो मेन थॉट प्रोसेस होता है वो ये होता है कि आप एक एडवर्सरी एजेंसी के लिए, यानी कि ISI जैसी एजेंसी के लिए कॉस्ट इंटरफेयर करने का भारत में बढ़ा दें। अब वो कैसे होगा? उसको करने का सबसे इम्पोर्टेंट तरीका यही था कि जो काउंटर इंसर्जेंसी टीम X और काउंटर इंसर्जेंसी टीम J थे, उन्होंने पाकिस्तान के अंदर वही हरकतें चालू कर दी जो हरकतें ISI पंजाब में करवा रहा था। जैसे कि अगर ISI खालिस्तानियों को बोल रहा था कि भाई भारत में, पंजाब में आप कैनाल्स को टारगेट करो ताकि उनका इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर टूटे, आप जो है सिटीज़ में ब्लास्ट्स करो, आप जो है एक हिंदू मुसलमान के बीच में, हिंदू सिख के बीच में एक दरार पैदा करो, क्योंकि पंजाब में एक छोटा सा सेगमेंट पॉपुलेशन का मुसलमानों का भी है, एक पॉपुलेशन ऑफ सेगमेंट जो है हिंदुओं का भी है, मेजॉरिटी पॉपुलेशन सिखों की है। तो सिख, हिंदू, सिख, मुस्लिम, इन सारे डिवाइड्स को एक्सप्लॉइट करो। तो यही चीज़ें काउंटर इंसर्जेंसी टीम J ने और काउंटर इंसर्जेंसी टीम X ने करी कि इन दोनों टीम्स ने पाकिस्तान में कराची से लेकर लाहौर तक उनके शहरों में ऐसी तबाही पैदा कर दी कि वो तबाही के बाद पाकिस्तान को धीरे धीरे यही समझ आने लग गया कि जो चीज़ हम कर रहे हैं पंजाब में, वही चीज़ हमारे साथ हो रही है पाकिस्तान में। और एक बार तो ऐसी परिस्थिति आ गई थी कि पाकिस्तान अपनी इन हरकतों के बाद थक चुका था और उसने ग्रेजुअली इंडिया को फीलर्स देने शुरू कर दिए थे कि भैया तुम हमारे यहाँ पर ये गतिविधियाँ बंद कर दो, हम भी तुम्हारे यहाँ पर ये गतिविधियाँ बंद कर देंगे। इसी रीज़न से फिर दोनों देशों के बीच में जो इंडिया की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है और पाकिस्तान की ISI है, आपको शायद सुन के आश्चर्य होगा कि इन दोनों देशों के बीच में जॉर्डन में
फाइनली जो है एक डिस्कशन हुआ, एक टॉक्स हुई, और उन टॉक्स को उस समय लीड कर रहे थे जॉर्डन के जो क्राउन प्रिंस थे जिनका नाम था हसन बिन तलाल। हसन बिन तलाल के देखरेख के अंदर जॉर्डन में जाकर फाइनली ये निर्णय लिया गया कि जो आईएसआई है वो पंजाब के अंदर अपना कैंपेन बंद करेगी, और जब आईएसआई अपना कैंपेन बंद करेगी, उस कैंपेन को बंद करने के बाद रिसर्च एंड एनालिसिस विंग ने फाइनली अपना काउंटर इंसर्जेंसी टीम जे और काउंटर इंसर्जेंसी टीम एक्स, जिसने पाकिस्तान में लाहौर से लेके कराची तक तबाही मचा रखी थी, ब्लास्ट से लेके डेथ से लेके सब कुछ करके, ब्लीड करके, उनको वही कॉइन में पे करके जो कॉइन पाकिस्तान प्रयोग कर रहा था भारत के पंजाब में। तो फाइनली हसन बिन तलाल के देखरेख में जब ये नेगोशिएशन हुआ, बातचीत हुई, दोनों देशों ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि आईएसआई हमारे यहाँ पर इंटरफेयर नहीं करेगी और हम उनके वहाँ पर इंटरफेयर नहीं करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि 1990 के दशक से लेके जब से सोवियत जिहाद का कैंपेन 1988 में ख़त्म हुआ था, तब से पाकिस्तान ने अपनी सारी एनर्जी जो है वो कश्मीर के ऊपर लगा दी। अच्छा, अब कश्मीर को समझने में भी हमारे को काफ़ी साल लगे, क्योंकि कश्मीर में पाकिस्तान ने महत्वपूर्ण काम ये किया कि उसने पहले तो टेररिस्ट संगठन क्रिएट करे, तंजीम बनाए, जिनको हम बोलते हैं तंजीम, कांग्रीगेशन टेररिस्ट ग्रुप्स। तो उसने इन तंजीमों का प्रयोग कर कर जो है कश्मीर को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करी। दूसरा, उसने कश्मीर में एक ऐसा फेज़ ऑफ टेररिज्म शुरू करा कि वो फॉरेन टेररिस्ट लेके आता था, और वो फॉरेन टेररिस्ट अफ़गानिस्तान के होते थे, क्योंकि अफ़गानिस्तान में अभी सोवियत के खिलाफ लड़ते हुए आईएसआई ने काफ़ी जो है विक्ट्री प्राप्त की थी, तो वो वहाँ से लड़के उठाकर कश्मीर में लाने लगा। इसीलिए कश्मीर में एक समय आ गया था जिसमें हम बोलते थे कि मेहमान मुजाहिदीन, मेहमान थे वो, क्योंकि वो दूसरे देश के थे, पाकिस्तान के नहीं थे, कश्मीर के नहीं थे। तो हमने जब देखा कि कश्मीर में इन्होंने क्या किया, तो इन्होंने पहली बात तो बाहर से दूसरे आतंकवादी लाए, फिर इन्होंने अपने लड़के भेजे, तीसरा इन्होंने क्या करा कि कश्मीरियों को उकसाया, और ये सारी चीज़ों को करके फिर हमने एक चीज़ और ये भी देखी कि कश्मीर में आईएसआई ने 1990 के दशक में दो बड़े इंपॉर्टेंट काम और किए। उन्होंने सबवर्सिव लिटरेचर को बहुत प्रमोट किया। उन्होंने इस प्रकार के लिटरेचर को प्रमोट किया कि जिसकी वजह से कश्मीरियों के अंदर भारत के खिलाफ और जहर पैदा हो, और इसके साथ साथ उन्होंने यूनाइटेड जिहाद काउंसिल से लेके ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस जैसे संगठनों को बनाकर एक पॉलिटिकल फ्रंट भी इस्टेब्लिश किया। तो आईएसआई बैक्ड पॉलिटिकल फ्रंट ऑर्गेनाइजेशंस भी चले, इसके साथ साथ आईएसआई बैक्ड टेररिस्ट ग्रुप्स भी थे। इसके साथ साथ ये टेररिस्ट ग्रुप्स में दो प्रकार के वेरिएंट्स थे, जिसमें एक प्रकार का वेरिएंट ये था कि पाकिस्तान के खुद के टेररिस्ट आ रहे थे, और दूसरा प्रकार का वेरिएंट ये था कि कश्मीरी खुद भारत के खिलाफ रिवोल्ट कर रहे थे। तो जब हमारी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग ने पूरे के पूरे आईएसआई के कैंपेन को पाकिस्तान के तरह से स्पॉन्सर्ड कश्मीर में इस गेम को समझा, तो इस गेम को समझने के बाद हमें दो तीन चीज़ें समझ आ गई। हमें पहली चीज़ ये समझ आ गई कि भैया यहाँ पर वो काम नहीं किया जा सकता जो नॉर्थ ईस्ट में हमने किया ईस्ट पाकिस्तान को लेके, और वो काम जो हमने पंजाब के केस में किया। अब आप दोनों फ़र्क समझ रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट के केस में ईस्ट पाकिस्तान की टेरिटरी थी जिसका प्रयोग किया जा रहा था, तो ईस्ट पाकिस्तान की जो टेरिटरी जो एक प्रयोगशाला बनी हुई थी, हमने वो प्रयोगशाला ही ख़त्म कर दी, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में 7 स्टेट्स थे जहाँ पर ये टेररिज्म और सेसेशनिज्म सपोर्ट किया जा रहा था। इसके बाद जब हमने देखा पंजाब, तो हमने पंजाब में, क्योंकि इन्होंने जो इकोनॉमिक सबवर्जन से लेके हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके जो रिलीजियस एंगल को एक्सप्लॉइट किया, वो चीज़ हमने इनके केस में कर दी, काउंटर इंसर्जेंसी टीम जे और काउंटर इंसर्जेंसी टीम एक्स से। लेकिन अब आप ध्यान से अगर ऑब्जर्व करें तो जो आईएसआई ने कश्मीर में गेम खेला वो एक बहुत वाइड कैनवस का गेम था, क्योंकि मैंने जैसा आपको बताया कि उसमें मेहमान मुजाहिदीन से लेके पाकिस्तानी जिहादी थे, प्लस हमारे यहाँ के कश्मीरी लोग थे, प्लस साथ में पॉलिटिकल फ्रंट ऑर्गेनाइजेशंस थी। तो एक बहुत वाइड कैनवस पे आईएसआई खेल रहा था। तो इस गेम को तोड़ने के लिए रिसर्च एंड एनालिसिस विंग ने जो अपनी फिर से रिसर्च करी, उन्होंने कहा कि भैया इस केस को टैकल करने के लिए हमें 2-3 चीज़ें पाकिस्तान में देखनी पड़ेंगी। हमें पाकिस्तान की जो खुद की फॉल्ट लाइन्स हैं, हमें उनको समझ के उनको एक्सप्लॉइट करने की आवश्यकता होगी, क्योंकि अगर पाकिस्तान हमारे यहाँ पर फॉल्ट लाइन्स को एक्सप्लॉइट कर रहा है तो हम काउंटर फॉल्ट लाइन्स को एक्सप्लॉइट करेंगे। तो फिर सबसे पहले रिसर्च चालू हुई कि पाकिस्तान के अंदर ऐसी कौन सी फॉल्ट लाइन्स हैं। अब फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में सिराइकीज़ हैं। सिराइकीज़ जो हैं आज की डेट में वो पंजाब के रीजन से नाखुश हैं, और नाखुश होने के कारण ये सिराइकी जो हैं ये बेसिकली पंजाब से अपना बंटवारा चाहते हैं। ये चाहते हैं कि भाई हमारा एक सिराइकियों का अपना एक प्रोविंस बन जाए। तो इस केस में सिराइकी जो था, यहाँ पर पाकिस्तान के केस में एक ऐसा फॉल्ट लाइन मिला कि जिसकी छेड़छाड़ की जा सकती थी। तो वहाँ पर उसके बाद सिराइकी
सूबा महूज बना, फिर उसके बाद पाकिस्तानी सराइकी पार्टी बनी, फिर सराइकी सहले संगम बना। तो देखिए जो जो चीज़ें आपने कश्मीर में करने की कोशिश करी कि फ्रंट ऑर्गेनाइजेशंस पॉलिटिकल लेवल पे बनाए, कुछ ना कुछ चीज़ें पाकिस्तान को उसी कॉइन में वापस अपने यहाँ पर भी देखने को मिली। फिर जब हम बात करते हैं सिंध की, तो सिंध भी जो है उसका भी कोई पंजाब के साथ पाकिस्तान में बहुत अच्छे नाते नहीं हैं। तो हमने ये देखा कि लेकिन सिंध में और सराइकी में फ़र्क है। फ़र्क ये है कि सराइकीज़ जो हैं वो चाहते हैं कि पंजाब से हमारे को तोड़ के एक सराइकी प्रोविंस बनाया जाए, लेकिन जो सिंध है पाकिस्तान का, सिंध सबसे बड़ी चीज़ ये है कि वो अपने आप को अलग प्रोविंस ऑलरेडी एक तरीके से लेके बैठा है। तो वो पंजाब के साथ एक प्रोविंशियल लड़ाई नहीं लड़ रहा है, तो पंजाब के साथ उसकी लड़ाई जो है वो बड़ी अलग है। उसकी लड़ाई पंजाब के साथ जो है वो रिसोर्सेज की है कि भाई सारे रिसोर्स जो हैं वो सारे के सारे रिसोर्स पंजाब ही हाईजैक कर लेता है, तो हमारे पास हमारे पल्ले कुछ पड़ता ही नहीं है। तो अब समझ आया कि भैया अगर पंजाब से वो सेसेशनिज्म तो चाहता नहीं, क्योंकि उसका अपना प्रोविंस सिंध का है ही है पाकिस्तान में। तो इस केस में सिंध में जिस चीज़ को करने की आवश्यकता होती है वो ये है कि वहाँ पर किसी प्रकार का सबवर्जन पैदा किया जाए जिससे कि इंटरनल केओस हो। क्योंकि आप चीज़ को समझिए, किसी भी देश में इंटरनल केओस क्रिएट करना या इंटरनल केओस को सपोर्ट करना उस देश को और कमज़ोर बनाता है। आईएसआई पाकिस्तान की जो है भारत में ये काम कर ही रही थी। उसने ये काम सिर्फ कश्मीर में नहीं किया, फिर जब उसने स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया, सिमी, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, इंडियन मुजाहिदीन को सपोर्ट किया, तो उसने ये काम तो भारत के बाकी इलाकों में भी किया। कर्नाटका से लेके केरला से लेके उत्तर प्रदेश तक उसने ये हरकतें करी और बंगाल तक उसके नेटवर्क्स थे। तो फिर हमने भी यही चीज़ देखी कि ठीक है, सिंध के केस में हमने भी फिर यही करना चालू करा कि भैया सिंध में एक सबवर्सिव लिटरेचर को सपोर्ट करना चालू करा। लोगों के मन में जो है कुछ इस तरीके का थॉट प्रोसेस आए कि भैया नहीं, हम लोग जो है आपके साथ रहने में कंफर्टेबल नहीं है। आज की डेट में अगर आप देखें तो सिंध परचम संगत है, इसके साथ साथ सिंध राइज करके एक अखबार है, साथ में सिंध सुजाग है। ये सारे जो अखबार हैं, ये सारी जो राइटिंग्स हैं, ये एक प्रकार का सबवर्सिव लिटरेचर जो है ये पाकिस्तान को समझा रहा है कि देखिए आपके यहाँ पर कोई बहुत अच्छा सिस्टम नहीं है, आप अपनी सोसाइटी को इंटरनली कोहेसिव नहीं बना के रख पा रहे हैं। इसके साथ साथ जो पाकिस्तान की और फॉल्ट लाइन्स थी जो हमें देखने को मिली वो थी पाकिस्तान की तहफूज़ मूवमेंट थी। तो पाकिस्तान तहफूज़ मूवमेंट हुई, मुजाहिर कौमी मूवमेंट हुई। इसके साथ साथ जितने भी ये सारे प्रोजेक्ट्स थे हमने सपोर्ट करे इस लेवल पे कि भैया अगर पाकिस्तान अपनी गतिविधियों को भारत में नहीं रोकेगा तो ये चीज़ पाकिस्तान को समझ आनी चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर भी ऐसी फॉल्ट लाइन्स है जो भारत भी एक्सप्लॉइट कर सकता है। तो ये सिंध से लेके सराइकी से लेके नॉर्थ बल्वारिस्तान मूवमेंट से लेके बलूचिस्तान तक पाकिस्तान के अंदर की जो खुद की इंटरनल फॉल्ट लाइन्स थी, इनको भी कहीं ना कहीं दूसरे देशों के तहत एक्सप्लॉइटेशन देखने को मिली। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल आपके मन में हमेशा ये आता है कि जब पाकिस्तान ने इतने बड़े बड़े आतंकवादी संगठन बना के रखे हैं, लश्कर तैयबा जैसे, जैश ए मोहम्मद जैसे, जिसके जो लीडर्स हैं वो हैं हाफिज़ सईद हो गया या मौलाना मसूद अज़हर हो गया, अब सवाल ये उठता है कि भाई कई लोग, जैसे कई बार मैंने देखा है, वो पूछते हैं कि हम हाफिज़ सईद को मार क्यों नहीं देते, हम जैश ए मोहम्मद के चीफ मौलाना मसूद अज़हर को मार क्यों नहीं देते। तो देखिए यहाँ पर आपको एक चीज़ समझनी है कि लीडर का टेररिस्ट ग्रुप के डीकैपेसिटेशन करना एक पॉसिबिलिटी हमेशा होती है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि वो टेररिस्ट ग्रुप है कैसा। अगर मैं आपके साथ लश्कर तैयबा की बात करूं तो लश्कर तैयबा एक ऐसा संगठन है जिसको आईएसआई ऑफ पाकिस्तान ने खुद क्रिएट किया है और इसको नर्चर करने के लिए एक हायरार्की बेस्ड इंस्टीट्यूशन लश्कर तैयबा में क्रिएट की गई है। अब एक चीज़ को आप समझने की कोशिश कीजिए कि अगर लश्कर तैयबा के केस में आप उसकी लीडरशिप को हटा देते हैं या आप उसकी लीडरशिप को मार देते हैं, यानी कि हाफिज़ सईद को किसी तरीके से मान लीजिए असैसिनेट कर देते हैं, तो आज की डेट में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण तरीके से जानती है, क्योंकि लश्कर तैयबा एक हायरार्की बेस्ड इंस्टीट्यूशनल संगठन है। तो इस केस में हाफिज़ सईद को मारने से प्रॉब्लम ये होगी कि जो सेकंड रन ऑफ लीडरशिप है वो एक प्रकार से बिल्कुल रेडी है। और ये चीज़ हम इसलिए भी जानते हैं क्योंकि जब RNAW के लोग लश्कर तैयबा के अंदर इन्फिल्ट्रेट करे थे
और जब हमने लश्कर तैयबा के अंदर जाके लश्कर की पूरी जानकारी हासिल करी थी कि लश्कर क्या है, क्या आइडियोलॉजी है, कैसे रिक्रूट करता है, कैसे वो ऑपरेट करता है, तो हमें ये चीज़ समझ आई कि भैया लश्कर तैयबा के अंदर एक पर्सनल मैनेजमेंट या पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन बड़े इफ़ेक्टिव तरीके से आईएसआई ने नर्चर किया है। और वहाँ पर उसके जो फंक्शनल लीडरशिप है वो इस प्रकार की है कि वहाँ पर लश्कर तैयबा में बहुत सारे काम, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स एक एक लीडर में बटे हुए हैं। लश्कर तैयबा में इंटेलिजेंस एक व्यक्ति संभाल रहा है, लश्कर तैयबा में ऑपरेशंस एक व्यक्ति संभाल रहा है, लश्कर तैयबा में दावा एक व्यक्ति संभाल रहा है। अच्छा, और सबसे बड़ी बात क्या है, RNAW को ये चीज़ भी मालूम है कि लश्कर तैयबा जो है उसके अंदर ये जितने भी विभिन्न प्रकार के डिपार्टमेंट्स को जो एक एक आदमी हेड कर रहा है, ये लोग एक तरीके से दूसरे डिपार्टमेंट्स को भी हेड कर चुके हैं। देखिए, इस चीज़ को समझने की आवश्यकता है आपको कि आज की डेट में यदि हाफिज सईद जैसे आदमी को अगर मान लीजिए हटा दिया जाए तो इसके बाद सबसे बड़ी समस्या ये होगी कि हाफिज सईद ने अपनी ही कुर्सी पे, अपने ही उस लीडरशिप पोजीशन पे बाकी जो सेकंड रन ऑफ लीडरशिप है, उस सेकंड रन ऑफ लीडरशिप को उसने इस प्रकार से एक्सपोज कर रखा है पूरी लश्कर को फाउंड करके उसको संभालने के लिए कि लश्कर का चीफ अगर हाफिज सईद हट भी गया तो कल को एक सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप इतनी स्ट्रांग है उसके पास कि वहां से कोई भी लीडर तुरंत आ जाएगा। यही फर्क था लश्कर तैयबा में और तालिबान में, यही फर्क था लश्कर तैयबा में और अलकायदा में, कि अलकायदा के केस में ओसामा बिन लादेन ने सिर्फ और सिर्फ अपने एक नंबर 2 लीडर अयमन अल जवारी को ही सपोर्ट करके उसी को नर्चर किया था। अब आप अगर ओसामा बिन लादेन को मार दें तो अयमन अल जवारी के ऊपर आ गया, लेकिन सवाल ये उठता है कि यदि अयमन अल जवारी को मार दें तो एक चीज़ तय है कि उसके बाद अलकायदा ख़त्म है। लेकिन ये चीज़ आप कह लीजिए कि क्योंकि अलकायदा की इस मिस्टेक को लश्कर तैयबा ने नहीं किया है तो लश्कर तैयबा इस केस में एक सेकेंड लाइन ऑफ लीडरशिप को बहुत समय से नर्चर कर रही है। अब आप सोचेंगे कि भाई लश्कर तैयबा जो है उसके लिंक्स तो ऑलरेडी अलकायदा से थे, तो फिर लश्कर ने ऐसी इनोवेशन क्यों करी? क्योंकि देखिए, यहीं पर एक पॉइंट आपको और याद रखना है कि लश्कर तैयबा ने ये चीज़ इसलिए नहीं करी क्योंकि लश्कर में इतना दिमाग है, हाफिज सईद में इतना दिमाग नहीं है, वो सिर्फ बकरे का दिमाग मगज खाते हैं। लेकिन इसमें ISI जो है ये उसका ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि आपको ये चीज़ समझनी है कि जो आज की डेट में लश्कर तैयबा है वो एक ISI ऑफ पाकिस्तान का एक फंक्शनल आर्म है। और ये फंक्शनल आर्म होने के नाते, ISI एक इंटेलिजेंस एजेंसी होने के नाते और ISI के सारे अधिकारी पाकिस्तान की आर्मी में से आने वाले होने के नाते वो इस लीडरशिप के इशू को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। और इसी कारण से ISI ने लश्कर को इस तरीके से डिज़ाइन किया है, इस तरीके से उसके फंक्शनलिज्म को ग्रो किया है कि आप उसके लीडर को मारिए तो एक सेकेंड लाइन ऑफ लीडर पूरी तैयार हो जाती है। इसी रीज़न से आप ये चीज़ याद रख लीजिए कि इंडिया या कोई भी देश, अमेरिका हो या कोई भी देश हो या इजराइल हो, कभी भी ये लोग लश्कर के चीफ को टारगेट नहीं करेंगे, क्योंकि हम ये चीज़ सब लोग समझते हैं इंटेलिजेंस फ्रेटर्निटी में कि भाई लश्कर के चीफ को मारने का मतलब है कि लश्कर के चीफ को रिप्लेस करने के लिए नीचे 15 से 18 लोग रेडी हैं। अब आप लश्कर के चीफ को मार सकते हैं, 15 से 18 लोगों को सबको नहीं मार सकते, वो काम नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि पाकिस्तान की ISI खुद ही प्रोटेक्शन देती है लश्कर तैयबा को। लेकिन इस केस में क्या उसका मतलब ये है कि हम लश्कर को एक फ्री रन दें? बिल्कुल नहीं। तो लश्कर के उन लोगों को आइडेंटिफाई किया जा सकता है जो बेसिकली मिस्चीवियस एलिमेंट्स हैं, जिनको हम लोग कहते हैं स्पॉयलर्स। उन लोगों को टारगेट किया जा सकता है, खास करके जो एंटी इंडिया हैं। और इन लोगों को ग्रेजुअली आप देख लीजिए कि किस तरीके से आप थर्ड पार्टी ऑपरेशंस के तहत इनको ग्रेजुअली एलिमिनेट करवा सकते हैं। क्योंकि आपको ये चीज़ समझनी है कि लश्कर में इंडिया के पास आज की डेट में जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको अचीव करके डिसमेंटल करने के, वो बड़े लिमिटेड हैं। क्योंकि लश्कर अलकायदा नहीं है, लश्कर तालिबान नहीं है, ये सबसे अलग है। क्योंकि अलकायदा और तालिबान को ट्रेनिंग ज़रूर मिली थी CIA से, लेकिन CIA ने कभी अलकायदा और तालिबान को नर्चर करके ग्रो नहीं किया। ISI लश्कर को नर्चर करके ग्रो करके प्रोटेक्ट करती है।
इसीलिए आपको ये चीज़ जाननी है कि आईएसआई का एक फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन है लश्कर। तो लश्कर को टारगेट करना मीन्स कि लश्कर में सिर्फ स्पॉयलर्स को टारगेट करना। तो ये जो चीज़ें अभी हाल ही में हो रही हैं ये सारे स्पॉयलर एलिमेंट्स हैं। तो आप अब इस चीज़ को समझ गए हैं कि लश्कर के लीडरशिप को टारगेट करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि हाफिज़ सईद को मार दो लेकिन उसके बाद क्या, जो 15 से 18 लोग हैं वो आएंगे। और दूसरी बात ये मत भूलिएगा कि जो भी वो नेक्स्ट व्यक्ति आएगा वो संगठन में और अग्रेशन प्रोड्यूस करेगा। तो जो आज की डेट में इंटेलिजेंस फ्रेटर्निटी में सिम्युलेशन किया जाता है कि यदि मान लीजिए लश्कर तैयबा के इस व्यक्ति को मार दिया गया और इस व्यक्ति की जगह इस पोजीशन पे ये व्यक्ति आ गया, तो ये व्यक्ति लश्कर तैयबा को किस प्रकार की डायरेक्शन देगा। इंटेलिजेंस एजेंसीज इन चीज़ के ऊपर बैठ के बहुत सारे असेसमेंट्स करती हैं। इंटेलिजेंस वर्ल्ड में ऑपरेशंस आज की डेट में कोई नशेड़िए टाइप ऑपरेशन नहीं होते कि चलो जाओ जाके एक रैप्टा लगा दो। तो यहाँ पर बहुत स्टडी और रिसर्च किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर किसी भी प्रकार के एक एक्टिविटी को करने से पहले आपको उसके 50 कॉन्सिक्वेंसेस को एनालाइज करना होता है। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि हाफिज़ सईद यदि मर भी गया, उसके बाद जो 15 से 18 सेकेंड लाइन ऑफ लीडरशिप है, कल को वो भारत के लिए और एक सिरदर्दी बनेगा। अब मान लीजिए एक मोमेंट के लिए कि हमने हाफिज़ सईद को टपका डाला, उसके बाद नया आ गया, फिर नए को भी टपका डाला, फिर नया आ गया, फिर उसको भी हमने मारने की कोशिश करी। पर आप ये चीज़ मत भूलिएगा कि इस प्रोसेस में अगर आप एक बार ये हरकत करते हैं तो इस एक हरकत के कारण आपका जो रिसोर्स का ड्रेन होगा ये आपके विकास कार्य को रोकेगा। आपका जो ये लश्कर तैयबा को कंट्रोल करके उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस को रोकने का काम होगा, उसकी वजह से जो रिसोर्स ड्रेन होगा ये आपके विकास कार्य से लेके आपकी इंटरनेशनल प्रेजेंस से लेके आपके ग्लोबल एम्बिशन से लेके सबके ऊपर रोक लगाएगा। तो इसीलिए सिर्फ और सिर्फ स्पॉयलर एलिमेंट को टारगेट करो। स्पॉयलर एलिमेंट को टारगेट करने से सबसे बड़ा एडवांटेज ये मिलता है कि एक संगठन में डर पैदा होता है। उसको ये समझ आ जाता है कि चाहे मुझे जितना मर्जी पेट्रोनेज मिले, मेरे मेंबर्स आज भी वल्नरेबल हैं। तो एक वो थ्रेट परसेप्शन बना रहता है, और इस थ्रेट परसेप्शन के बने रहने के बाद उन व्यक्तियों में उस संगठन के एक डर हमेशा से रहता है कि हम चैन की ज़िंदगी नहीं जी सकते जस्ट बिकॉज कि आईएसआई हमारा माई बाप है। तो आई होप इस वीडियो के बाद आपका लश्कर तैयबा को लेके और इन जैसे संगठनों में किस प्रकार की चैलेंजेस हैं जो हैं, इसको लेके अब आपकी सोच में फ़ायदा आया होगा। धन्यवाद। चलें ये वीडियो खत्म हो गया। और भाई साहब पहली दफ़ा इनकी वीडियो देखी है और बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो थी, और इतनी गहराई के साथ जो उन्होंने समझाया भाई कि किस तरह जो एजेंसियां काम करती है, किस तरह जो है अब नाम भी लेना भाई साहब हम तो डरते हैं नाम लेने से। ये तो 1947 से लेकर 2023 तक सब कुछ बहुत पता है। अब देखा जाए तो भाई साहब हमारे कंट्रियों की दोनों की बात करें तो भाई पहल तो इसमें पाकिस्तान की है। अब पहल भी है और दूसरा भी बोल सकते हैं, जब बांग्लादेश अलहदा किया, मुक्ति बाहिनी बनाएगी, हिंदुस्तान ने मुक्ति बाहिनी बनाकर बांग्लादेश को अलहदा किया, माना उसमें पाकिस्तान की कुताहियाँ थी, बहुत ज़्यादा खामियाँ थी, इन्होंने जुल्म किया बंगालियों के साथ, उनका हक नहीं उनका देते, हक नहीं दिया, जो कुछ भी था। लेकिन उसमें भाई इंडिया का भी हाथ था उसको अलहदा करने में, क्योंकि भाई इसमें इंडिया का भी फायदा था। सिर्फ हाथ नहीं था, पूरा बाजू सारा कुछ था भाई जी। क्योंकि अगर खुदा न खास्ता कल को लड़ाई झगड़ा होता तो भाई साहब टू फ्रंट बाहर लड़ना बहुत मुश्किल होता है। बांग्लादेश भी उधर से होता, फिर इधर से भाई पाकिस्तान होता तो फिर और भी ज्यादा नुकसान होता। तो उनका अपना फायदा दिखा, बंगालियों ने हेल्प भी मांगी तो भाई उन्होंने हेल्प की भी और वो बन गया। उसके बाद ही पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान ने भी एक कसम उठाई कि भाई आपने हमारा देश तोड़ा है तो हम आपके भी टुकड़े करेंगे जी। उसके बाद जो है वो खालिस्तानी मूवमेंट तो है तो वैसे बहुत पहले से, लेकिन उसके बाद जो है ना वो हालांकि वो चल आजादी से पहले से 47 से पहले की चल रही। तो उसके बाद ज्यादा हवा दी गई खालिस्तान की। सोवियत यूनियन को हटाने के लिए अमेरिका ने फंडिंग की पाकिस्तान को, पाकिस्तान ने आतंकवादी बना के भेजे, तालिबान को ट्रेन किया, सारा कुछ किया, सोवियत यूनियन को हटाया। उसके बाद भाई साहब पाकिस्तान के पास आया पैसा, मालूम आया,
सऊदी अरब से भी आया और अमेरिका से भी, दोनों तरह हाथों से पैसा लिया और जो दहशतगर्द तैयार किए थे ये आतंकवादी, उनको भाई साहब कश्मीर में भी अपना मिशन जारी इनका नहीं, कश्मीर से पहले तारक भाई एक मुद्दा भाई साहब ने उठाया भाई, इनका जॉर्डन के अंदर का मुआहदा हुआ था ISI और अब दोनों ने भाई साहब जो जो करना था वो हो चुका है, अब छोड़ दो, मुआहदा करके अमन शांति से भाई साहब तरक्की करते हैं। जी बिल्कुल। उसके बाद पाकिस्तान ने फिर जो है कश्मीर की तरफ मुंह अपना मोड़ लिया, उधर फिर कांड करवाना शुरू कर दिया, अपना कोई भेजा, वो भी चाहते थे इंडिया से हमले, और असल में ना वहाँ की पब्लिक को उकसाया गया, जो पत्थरबाजी करते थे ना भाई, उन्हें उकसाया गया कि आप इंडिया से ISI की लंबी गेम थी भाई, जिस तरह उनकी जो पॉलिटिकल पार्टियां बनाई गई, उनको फंडिंग करते रहे, उनको हथियार देते रहे, उनका सारा कुछ सिस्टम कश्मीरियों को साथ में मिला लिया। अफगानिस्तान से भी दहशतगर्द उधर जाते थे, इधर अपने जो तंजीमें थे इधर से भी भेजते रहे, यानी कि ट्रांसफर होते थे। अब वो अमेरिका वो कितने उन्होंने तालिबान को मारा हर रोज, वो शुरुआत में 30,000 के थे कि कितने थे अफगानिस्तान में, आज तो वो कितने उन्होंने लाखों की तादाद में उन्होंने मारे, फिर भी क्योंकि उसके पीछे भाई उनकी ट्रेनिंग ही ऐसी की जाती है, लीडर नहीं रहा तो पीछे 10 लीडर बैठे होते हैं उनके। हाँ, लश्कर तैयबा की बात हो रही थी तो भाई ये संगठन वाकई बहुत बड़ा है, और जिस तरह साफ ज़ाहिर है कि बच्चों का खेल तो होता नहीं। अब देखा जाए तो राह ने कितनी सिपाही के साथ कईयों को टपकाया भी है, लेकिन जो मेन लीडर है उसको इतना ज़्यादा नहीं टारगेट किया कि साफ ज़ाहिर है भाई साहब के एक बहुत बड़ी जमात है और कई उन्होंने सेक्टर बना रखे हैं, हर बंदे सेक्टर का अलग एक पूरा उन्होंने निजाम रखा और हर सेक्टर में कितने लीडर होंगे भाई साहब, वो पहले दूसरे तीसरे चौथे इस तरह करके। हाँ, यूं कह सकते हो कि एक पूरा महकमा जो है वो चला रहे हैं। लेकिन ये भाई अच्छा, ये जो पीछे जो हाफिज सईद का बेटा उसको मतलब कि पहले जुनैद भी अगर फिर उसको मार दिया, उसका राह के साथ कोई कनेक्शन नहीं है अभी तक। क्यों फिर? नहीं, पाकिस्तान से तो आवाजें उठ रही हैं कि राह का उसमें उससे पाकिस्तान ने भाई साहब इसे ही बोलना है कि अपनी इस तरह खामियां मानेगा, हो सकता है भाई, वो तो उन्होंने कह अब इस तरह की खबरें थोड़ी देंगे कि भाई साहब हमारे अब ये भाई साहब भी तो कह रहे थे ना कि को हाफिज सईद को मेन जो लीडरशिप है ना उस पर टारगेट नहीं करेंगे, उससे ज्यादा भड़काव आ सकता है। पीछे वाले लीडर मर जाए तो जो विकास है इंडिया का जैसे हो रहा है, तरक्की है, वो भाई रुक सकती है। अगर हेड को मारेगा भाई साहब का तो जो नीचे वाले बैठे वो बहुत भड़केंगे, टारगेट करेंगे इंडिया को बदला लेने के लिए। तो इस लिहाज से आवाजें उठ रही हैं। वो छोटे मोटे को लटकाते हैं, जो किसी मिशन पे हो या कोई काम कर रहा छोटा मोटा काम कर रहा उसको मारेंगे, किसी काम को लीड कर रहा थोड़ा बहुत जी उसको साइड पे लगा देंगे, फिर वो क्या तो डर पैदा हो जाता है कि इस तरह के कामों में वो थोड़ा सा और ज़्यादा सिक्योर होने की कोशिश करते हैं। बाकी भाई साहब ये बात है कि जितनी ये गंदी सोच और सियासत लेकर चले ना, हमारे अपनों की मैं बात करूंगा, पहले तो इन्होंने किया है, दोनों तरफ बराबर है, कमी इतना अगर जी ना इंडिया में भी और इंडिया में ना पाकिस्तान की तरफ से लोगों ने भाई मेहनत की है, उनकी कमजोरियों को अच्छा इतनी अगर मेहनत अपने अपने कंट्री को उभारने में की कर लेते तो भाई होती साहब है, दोनों कंट्री कितने तरक्की यूरोप को दूसरे को पीछे नीचा छोड़ दिखाने दिया। में लाखों करोड़ों रुपए इन्होंने अरबों खर्चे कर दिए ऊपर से और अब भी कर रहे हैं। आम जनता कितनी मरवाई, और इस मामले में 70-80 हजार पाकिस्तानी मरा है, मरा है, कोई शक नहीं इसमें। और इतने ही इंडिया के मरे दहशतगर्दी की वजह से। बिल्कुल जंगे दो मैं तो एक बंदे का कॉलम 40 लाख इंडिया का मरा है। कॉलम के अंदर लिखा हुआ था कि भुट्टो को भी इंडिया का कोई बंदा था, उसने ही भड़काया था बांग्लादेश के लिए उर्दू जुबान, ये इलेक्शन के अंदर ये सारा भाई उर्दू जुबान तो भाई साहब वो ही ना भाई जो बंदा था उसका जो आप हुकूमत का उसका भारत उधर भी बांग्लादेश, मेरी बात सुन ले पहले हो तो लेने दे भी, उधर भी ये पाकिस्तान का हिस्सा बना हुआ है, बांग्लादेश उस वक्त था। अगर उधर ये है इधर पाकिस्तान है, इसके दोनों हिस्से ही है ना, अंदर हम है, इस तरह तो मार खा सकते हैं, इनको तोड़ना पड़ेगा। तो उन्हें दिख रही थी इसलिए बांग्लादेश को तोड़ा गया और बड़े राज्य आर्मी के ऊपर। भाई साहब तो जो कांड किए तुम्हें नहीं पता, भुट्टो साहब ने क्या किया, आर्मी ने क्या किया भाई साहब, रास्ता तो हमने इंडिया को दिया, हम उनके साथ जुल्म इस तरह उनका हक नहीं भाई साहब, उन्होंने इंडिया के साथ हाथ मिला ले अलहदा हो गए।
भाई साहब रास्ता हम लोगों ने पाकिस्तान ने हमारा किया है, अपना है, अपना गलती है। कांड भाई साहब वो इंडिया के ऊपर आप डायरेक्ट थोप नहीं सकते। नहीं कांड पाकिस्तान ने किया लेकिन तारक ने कहा हाथ था, मैंने कहा पूरा बाजू था, उन्होंने मदद मांगी पूरा है, पूरा हिस्सा ऐसा उन्होंने मदद कहा, मांगी है, लड़की के ये लिए। बात भाई साहब जुल्म किया पाकिस्तान उनका अपना भी फायदा था और बांग्लादेश का भी फायदा होगा, दोनों उन दोनों दोनों का फायदा तरफ होगा। लेकिन कुल मिला के तो पाकिस्तान का नुकसान हुआ, टुकड़े तो दोनों तरफ पाकिस्तान के। इंडिया ने अगर किया, पाकिस्तान दोनों के अंदर मुजीबुर इतना रहमान को भी हुआ, तो करते वैसा रहे, होने ना मुजीबुर देता। को भड़काते रहे। और भाई साजिश के दोनों को बगैर भड़का के उन्होंने बांग्लादेश साजिश के लाया। बगैर इतना बड़ा कांड हो ही नहीं सकता। वही ना इंडिया ने बांग्लादेश मुजीबुर रहमान को भी दिखते रहे, जिस तरह इधर भी भुट्टो को भी पाकिस्तान दिखते को रहे। अलहदा किया गया था ना हिंदुस्तान हाँ। से, वो भी भाई साहब साजिश के बगैर हाँ, वहाँ से तो हाँ। पहले इकट्ठे नहीं रहते, जद्दोजहद इकट्ठे नहीं कर रहे थे, फिर गोरों के बात खिलाफ तो वही इकट्ठे होगी नहीं रह ना। रहे थे। बात तो वही हो भाई गई। साहब उधर लेकिन इसमें जब पाकिस्तान उन्हें को दुख सोचा है कि गया ना, पाकिस्तान हमारा का हमसे फायदा क्यों किसमें? हुआ, हमें दुख है कि बांग्लादेश हमसे अलहदा क्यों हुआ। बराबरी होगी दोनों की। भाई मुझे तो खुशी है कि अलहदा हो गया है, वो हाँ, इसलिए कि बच गए। बच गए बिल्कुल। अब वो ग्रो कर रहे हैं, हम आज किधर खड़े हैं। मिल के रहते तो नहीं, शायद लेकिन ये शर की वजह भी तो वही बनी, अगर शर की वजह वो टूटता ना तो इतने फसादात शायद ना होने ही नहीं थे। हाँ होने ही नहीं थे। वो उनके बात टूटने के ठीक बाद है। ही भाई साहब ज्यादा भाई कांड किए ना पाकिस्तान एक दिन बना, लेकिन हमारे हाँ, दूसरे दिन वो 48 के अंदर 47 को बना, 48 को जंग शुरू कर दी। हाँ। ये भी तो देखना, चलो वो तो 71 में अगर और ये पहले गई- की प्लान था भाई, जब क्या था उनकी सोच देखी गई इतने मुल्क अलहदा बनाने की, उनका भी एक प्लान बन गया था। अगर ये बनाने में कामयाब होते तो हमने भी इसका ये रहने नहीं देना। ये असल ये मकसद प्लानिंग यही था। अच्छा तुम लोग ये बोलते जो कलमे के नाम पर बनाए, इसको तोड़ कोई नहीं सकता, गिरा कोई नहीं सकता, नीचा कोई नहीं दिखा ए, सकता। हाँ तो भाई कोई नहीं दिखा सकता हम अपनों के अलावा। कोई का मतलब होता है दूसरा दूसरा। पैर से हाँ, आप खुद हम कर सकते हैं सारा, तो किया ही खुद दूसरे दूसरों नहीं को कर नहीं सकते। किया। लेकिन इंडिया ये की खुद पैर है। क्या कर अलहदा नहीं कर नहीं, बांग्लादेश और नहीं। पाकिस्तान। ना इंडिया ने हमें नीचा वो दिखाया ना तो उन्होंने, था ही, हमने ही वो तोड़ा तो सारा था ही कुछ नूर हो। किया। हाँ। इस पाकिस्तान की बात हो रही है। तो ठीक है भाई, बहुत बढ़िया थी वीडियो, बहुत सीखने को मिला। सर की बहुत गहरी बातें थी। और भाई साहब सियासत बड़ी कुत्ती चीज है, कितनी लंबी गेम के लिए उधर इस टोटल में भाई साहब क्या हुआ, इंसानियत का लॉस हुआ। 80,000 इधर मरा है, 40-50 हज़ार तो इंडिया में भी मरा होगा, लाखों लोगों की जानें गई हैं। और भाई पैसे का ज्यादा नुकसान, और इकोनॉमी दोनों कंट्रियों की इसी वजह से कितनी देर रुकी रही है। बिल्कुल। तो ठीक है भाई, जितना हमारा डिफेंस पे खर्चा होता ना, अगर ये लोगों की डेवलपमेंट पे होता तो भाई आज और ज्यादा तरक्की कर रहा है। छोटा सा जुबान कंट्री ये डिफेंस का मतलब है तरक्की भी, ये पहले डिफेंस वाला लगा के फिर भी डिफेंस में लगा सकते थे अगर तरक्की कर लेते थे। हाँ सही बात। इन्होंने सिर्फ इधर ही लगाते हैं, उधर तवज्जो दी ही नहीं। और ये वियतनाम, ये छोटे छोटे कंट्री हैं। हाँ, वो हमसे आगे ही है। कितनी इकॉनमी है। हाँ। अच्छा मेरा एक सवाल है यकूब आपसे, जिस तरह हमारे कुरान या जिस तरह हमारे इदारे हमारे साथ कर रहे हैं, अगर हम इंडिया के साथ होते तो ये होते ही ना, हाँ तो फिर मसला ही नहीं होना ये था। मसले होने ही नहीं थे। फिर तो होना था क्या, फिर तो चाइना के साथ ही होना और था, जब मिल के इतने होना तंग है ना था। अपने सब एक ही होना था। वो भी फिर बहुत अपने मुश्किल होता। अदालत से। नहीं, वो भी बहुत मुश्किल होता, इतना बड़ा कंट्री फिर ये भी है, लेकिन चाइना ने उसे भड़कना था, उन्होंने हमें तोड़ने की कोशिश करनी अंदर थी। अंदर उधर भी कई खराबियां चल रही हैं, जिस तरह बहुत ज्यादा चल रही है मणिपुर में चल लेकिन रही ये है। भी चाइना तो हमने पीछे पंजाब में राज चल राज रही है, को और कबूल भी पहले बहुत- पाकिस्तान ने किया है। चाइना को मदद ही चाइना की पाकिस्तान ने की। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। वैसे राज जो है ना अब जो है काफी एक्टिव है और कईयों को जो टपका रहा है। तो ठीक है भाई, मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।